नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो चलो शुरू करते हैं, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है? तो ऐसा सिस्टम जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उसको कहते हैं हम नंबर सिस्टम। अब कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज होते हैं? सबसे पहला नंबर सिस्टम जो यूज होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं हमारे मैथमेटिक्स में। उसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम आपने सुना है या नहीं सुना पता नहीं मुझे, बट ये ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज होता है। तीसरा नंबर जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ वन होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये जो लास्ट वाले तीन नंबर सिस्टम जो है, ये ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज होते हैं। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है हमारा डेसिमल सिस्टम पे, क्योंकि हमारा जो पूरा मैथमेटिक्स है वो पूरा डेसिमल सिस्टम बेस होता है। तो अब डेसिमल सिस्टम होता क्या है? डेसिमल सिस्टम में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जिससे मिलके कोई भी नंबर हम बना सकते हैं। अब वो सिंबल्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये टोटल जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ये हैं हमारे टोटल 10 सिंबल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 डिजिट्स। इन्हीं 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 9875। अब ये एक डेसिमल नंबर है। अब इसमें दो चीज पूछ सकते हैं आपसे, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। तो अब ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू जब भी पूछी जाती है तो पर्टिकुलर डिजिट की पूछी जाती है। जैसे फेस वैल्यू ऑफ 5। अब 5 की फेस वैल्यू क्या है? तो 5 की फेस वैल्यू वही है जो तुम्हें सामने दिखाई दे रही है। तो 5 क्या है? 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। नेक्स्ट क्या है? फेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 की फेस वैल्यू क्या है? जो सामने दिखाई दे रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है, 7। फेस वैल्यू ऑफ 8। 8 की फेस वैल्यू क्या है? 8 ही है, तो सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगी हमारी? 9। अब नेक्स्ट आते हैं प्लेस वैल्यू पे। जैसा कि आपको पता है कि जो 5 का जो प्लेस होता है वो होता है हमारा यूनिट प्लेस। ऐसे ही 7 का होता है टेंथ। जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते थे छोटी क्लासों में, वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस। ये होता है हंड्रेड प्लेस, और ये होता है हमारा थाउजेंड्स प्लेस। तो अब प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा गया है, तो वैसे ही डिजिट के बारे में ही पूछा जाएगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डिजिट। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 9 कौन से प्लेस पे है? 1000 पे, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू 9000। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 को कौन से प्लेस पे रखा गया है? 100। तो 8 इंटू 100, 800। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 को कौन से प्लेस पे रखा गया है? 10th पे, तो 7 इंटू 10, 70। तो अब आपको पता चल गई होगी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी। फिर 5 को यूनिट प्लेस पे रखा गया है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये होती है हमारी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका फॉर्मेट होता है हमारा a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में जो भी नंबर होता है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस फॉर्मेट में दो पार्ट्स है, जो a है वो है उसका रियल पार्ट, और जो b है वो है उसका इमेजिनरी पार्ट। अब आप कहोगे सर ये
इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है। तो इसको इसी को भी अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो रियल के बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है हमारा, जैसे अंडर रूट -4, अंडर रूट -2। तो इसकी वैल्यू को सोल्व हम नहीं कर सकते हैं, बट इसको सोल्व करने के लिए कुछ इमेजिन किया गया। क्या इमेजिन किया गया, एक आयोटा, जिसकी वैल्यू इमेजिन की गई है कि अंडर रूट -1। अब इसकी हेल्प से हम कोई भी अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो उसको हम आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, या उसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे अंडर रूट -4 था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, 2, और ये अंडर रूट -1 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी अब, 2 आयोटा। ऐसे ही अंडर रूट -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2, इसको सेपरेट कर लिया। अब अंडर रूट -1 को तो आयोटा लिख सकते हैं, और अंडर रूट 2 ये एज इट इज रहेगा, तो अंडर रूट 2 आयोटा। तो इसकी वैल्यू को हम आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आता है हमारा इमेजिनरी पार्ट में। एक इमेजिन किया गया इसकी वैल्यू को सोल्व करने के लिए, एक कल्पना है और कुछ नहीं है ये। तो ये होता है इमेजिनरी पार्ट। अब कोई भी नंबर लिखा मैंने, जैसे 10 प्लस आयोटा 5, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है। इसका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट इस नंबर का क्या है, 10 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 5। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, 5। या फिर कह सकते हो a इक्वल टू 10 है यहाँ पे, और b इक्वल टू क्या है, 5, बट b क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही एक नंबर और लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 7। अब ओनली 7 है, तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस आयोटा 0। तो अब ये नंबर जो है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। कैसे, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो है 7, बट इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, तो क्या प्रॉब्लम है, हो सकती है b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 7। तो ओनली यहाँ पे रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, बट है रियल नंबर, बट हम लिख रहे हैं इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में। तो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी नंबर हो उसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो इस वर्ड में जितने भी नंबर्स है वो सब क्या, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे मैंने एक नंबर और लिखा 6 प्लस आयोटा 2, तो यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट है, इसका रियल पार्ट क्या है 6, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2। तो ये तो प्योरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि जिसमें आयोटा हो वो तो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जिसमें आयोटा नहीं है, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो वो आपका एक रियल नंबर होगा, एक प्योरली रियल नंबर कह सकते हैं। जैसे एक नंबर और लिखा मैंने 8, तो ये एक प्योर रियल नंबर है, क्योंकि इसमें इस वाले में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। या फिर हमने जैसे एक लिखा 7 आयोटा, तो अब यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ड में जितने भी नंबर्स यूज होते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रियल, जैसा कि अभी मैंने डिवाइड किया। सेकंड इमेजिनरी। मैंने इमेजिनरी आपको बता ही दिया है कि आयोटा होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा -6, 4/5, 7/8, 3, 2, -1/2। तो ये जितने भी नंबर्स मैं लिख रहा हूं ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, रियल
नंबर्स में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब इन रियल्स नंबर्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा डेसिमल और सेकंड है हमारा इंटीजर्स। डेसिमल्स और इंटीजर्स। अब डेसिमल्स और इंटीजर्स क्या होते हैं? डेसिमल मतलब कि जिस नंबर को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2.5, 0.6, 1.3। तो ये सारे नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? डेसिमल्स की फॉर्म में। या फिर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं हम, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे गए हैं फ्रैक्शंस, जैसे 5/2, 4/6। तो ये सारे फ्रैक्शन वैल्यूज है, तो इनको हम बोलते हैं डेसिमल्स नंबर। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा 7, 8, 5, -2, -1। अब ये क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स। नेक्स्ट, डेसिमल्स को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है इसका रिपीटिंग। अब यहाँ पे रिपीटिंग का क्या मीनिंग है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। और सेकंड पार्ट आता है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग में क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे डेसिमल्स जो रिपीट होते हैं, ठीक है, जो रिपीट होंगे। और नॉन रिपीटिंग ऐसे डेसिमल्स जो रिपीट नहीं होते। तो रिपीटिंग में जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी 0.6, तो ये रिपीट 6 के बाद जैसे मैंने 0 0 0 0, तो रिपीट हो रहा है ना ये। ऐसे ही मैंने एक वैल्यू और लिखी 0.333, तो ये 333 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही मैंने लिखा 0.414141 और ये रिपीट हो रहा है। तो अब इन डेसिमल्स को हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। बट इन नंबर्स में एक और खास बात है, हम इस नंबर्स को कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने 0.6 लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 6/10, मतलब कि मैंने टर्मिनेट कर दिया इसको। इस डेसिमल्स को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने 0.33 जो है, अब जब 33 ऐसे डेसिमल के बाद में रिपीट होता हो बार बार, तो हम 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको भी मैं टर्मिनेट कर सकता हूं। कैसे? इस 0.3 बार को लिख सकता हूं मैं 3/9। काफी बच्चों को ये पता भी होगा और काफी को नहीं भी पता होगा, बट ये मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बार वाली वैल्यूज को। ऐसे ही मैंने 0.41 लिखा, तो 4141 रिपीट हो रहा है, तो 41 के ऊपर बार लगा सकता हूं और 41/99 इसको टर्मिनेट कर सकता हूं मैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिपीटिंग नंबर होते हैं वो टर्मिनेट भी होते हैं। तो रिपीटिंग प्लस टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी? रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि हम इसको खत्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, इनके डेसिमल्स को एंड कर सकते हैं एक टाइम के बाद। तो हम इस तरह से एंड कर सकते हैं। नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा? जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी 0.4123562987, तो इसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या आएगा, बट ये इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहेगा, क्योंकि नया नंबर आता रहेगा, रैंडम नंबर कुछ भी जनरेट हो सकता है। तो अब इसको मैं, कोई भी नंबर इसमें डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं हो रहा है, एक नया नंबर सामने आ जाता है। तो ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। और साथ में इन नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। अब आपको पता ही नहीं है 7 के बाद क्या आएगा, तो कैसे टर्मिनेट कर सकते हो? उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक नया नंबर आता रहेगा, तो हम इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो हम इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। तो सेकंड
जो कैटेगरी होती है डेसिमल्स की वो होती है नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही मैंने एक वैल्यू और लिखी, जैसे पाई की वैल्यू अगर आपको पता हो तो पाई इज इक्वल टू होता है 3.1415926 और ये इनफाइनाइट तक जाता रहता है। तो अब ये पाई की वैल्यू भी क्या होती है, नॉन रिपीटिंग होती है और प्लस नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो ये वाली कैटेगरी आपकी होती है नॉन रिपीटिंग की। अब जब आप इस रिपीटिंग डेसिमल्स को टर्मिनेट करके लिखते हो, टर्मिनेट की फॉर्मेट में लिखते हो 6/10, 3/9, 41/99, तो अब ये जो एक नई फॉर्म बन के आती है जो कि आती है P/Q की फॉर्म। अब P/Q की फॉर्म जिसमें क्या है Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो अब इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं फिर फर्दर, रेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब ये जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, अब इन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन नंबर्स को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते P/Q की फॉर्मेट में। अब जैसा कि मैंने एक वैल्यू और लिखता हूं मैं यहाँ पे 22/7। अब ये एक जो वैल्यू है वो है एक रेशनल नंबर, बट अब पाई जो आता है, पाई जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 3.14, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 15, एग्जैक्ट वैल्यू वही चीज है कि ये रिपीट नहीं होती है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है। तो अब ये जो पाई आता है ये आता है इरेशनल वाली कैटेगरी में, बट जब हम इसको 22/7 लिख लेते हैं, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं हम 22/7, तो ये वाली जो 22/7 वैल्यू है ये आती है रेशनल वैल्यूज में, और जो पाई इक्वल टू 3.1415296 ये वाली जो वैल्यू आती है वो इरेशनल नंबर्स में आती है हमेशा। इसके अलावा और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, √2। अब इसकी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी ऐसी कुछ आती है 1.41421356 और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, एक नया नंबर जनरेट होके आ जाता है आपके सामने। तो √2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। ऐसी √3 इसकी भी वैल्यू ऐसे ही कुछ होती है 1.732 और ये टर्मिनेट नहीं होता कभी। √5, तो ये सब नंबर्स किस में आती हैं, कौन सी कैटेगरी में आती हैं, सब के सब इरेशनल नंबर्स में। तो समझ आया अब रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेट भी कर सकते हैं जिनको हम, वो कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो अब एक रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना हो आपको बिटवीन 2 and 3, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि बिटवीन ए एंड बी अगर एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो आपको, तो वो होता है ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, वेयर k इज इक्वल टू 1 2 3। तो हम k की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू को जब 2 ले लेंगे तो हम सेकंड वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से k इक्वल टू 3 लेंगे तो थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी। तो तीन रेशनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी फोर्थ वन निकालनी हो तो k इक्वल टू 4 ले लो, तो हम डिफरेंट डिफरेंट रेशनल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन 2 and 3। तो जब k इज इक्वल टू 1 लेंगे बिटवीन 2 and 3, तो हमारा फॉर्मूला 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1 जो कि है 5/2। ये एक रेशनल वैल्यू है बिटवीन 2 and 3। के इक्वल टू 2 लिया तो ये सेकंड वाली रेशनल वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 जो कि आ गई हमारी 7/3। ये सेकंड वाली रेशनल वैल्यू आ गई।
थर्ड वाली वैल्यू निकालनी हो अगर तो k इक्वल टू 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2 9 अपॉन 5। तो ये हमारी थर्ड वाली रेशनल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम ए रेशनल वैल्यू निकाल सकते हैं बिटवीन 2 एंड 3। नेक्स्ट, फाइंड irrational value between 2 and 3। अगर 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि बिटवीन ए एंड बी अगर इरेशनल वैल्यू पूछे तो वो आती है हमारी अंडर रूट ए बी, ए इंटू बी। तो 2 एंड 3 के बीच में एक रेशनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3, वो क्या होगी हमारी अंडर रूट 6। ये आंसर आ गया हमारा अंडर रूट 6। अब हमने पढ़ा कि हम रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे, एक होता है डेसिमल और एक होता है इंटीजर। तो डेसिमल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इंटीजर्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम। पॉजिटिव इंटीजर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। सेकंड होता है 0 और थर्ड होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो सब किस में आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में। 0 में ओनली 0 आता है। नेगेटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, ये सब कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को एक और नाम से भी बुलाते हैं हम, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हमें काउंटिंग करनी है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, नेगेटिव में नहीं जाते ना 0 से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होता है। अब अगर इस नेचुरल नंबर्स में हम 0 भी ऐड कर दे, 0 और फिर 1 2 3 लाइक दिस इन्फिनिटी तक, तो अब ये जो सेट बन गया ये कहलाता है हमारा होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इनको होल नंबर बोलते हैं जब 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं हम अपने नेचुरल नंबर्स में। अब इंटीजर्स को हम फर्दर 2 और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स एक होते हैं हमारे इवन नंबर्स और सेकंड होते हैं ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, इवन नंबर। जैसे 8 4 10 12 16, ये सारे नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि इवन नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 -2 0 2 4 6 और प्लस इन्फिनिटी तक, ये जो सेट कहलाता है वो होता है हमारा इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो वो नंबर कहलाते हैं ऑड नंबर्स। अब वो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे फिर, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -1 1 3 5 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, अब ऑड नंबर्स में। तो इवन नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते।
नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्राइम नंबर्स, सेकंड आता है कंपोजिट नंबर और थर्ड आता है हमारा नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर हो, ओनली दो फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। वो दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है, मतलब कि वो 1 से डिवाइड हो, और दूसरा वो खुद से डिवाइड हो, इट सेल्फ से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसका मतलब ये है कि ना ही इनके फैक्टर 2 से कम हो सकते हैं, ना ही 2 से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब कि दो ही फैक्टर होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 2। अब 2 के फैक्टर देखते हैं। 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, और 2 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा और किसी से तो डिवाइड ही नहीं होता, और तो कोई फैक्टर ही नहीं है इसका। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही मैंने 3 लिखा। 3 1 से डिवाइड हो जाता है, और 3 इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है, मतलब 3 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा तो किसी नंबर से भी और डिवाइड नहीं होता है ये। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 3 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही मैंने एक वैल्यू लिखी 4। अब 4 किससे डिवाइड होता है? 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और इटसेल्फ 4 से डिवाइड होता है। तो इसके तो फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए। 2 से ज्यादा होने पे अब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो ही फैक्टर हो। ये तो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह मैंने एक वैल्यू और लिखी 5। अब 5 के फैक्टर क्या है? 1 है, और अकेला 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्राइम नंबर है। अब 1 की बात करते हैं। 1 1 से डिवाइड हो जाता है, बट जब इटसेल्फ की बात करते हैं तो ये 1 ही आता है। बट मैंने बोला कि जो दो फैक्टर है वो दोनों 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है, मतलब कि वो डिफरेंट भी होने चाहिए। वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये नहीं कि वो दोनों सेम हो। तो यहाँ पे तो ये डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो ये कह सकते हैं सिर्फ एक ही फैक्टर आया ना इसमें। तो वो एक फैक्टर अकेला 1 आया है। एक फैक्टर होना मतलब कि दो फैक्टर से कम होना, मतलब कि दो फैक्टर से कम होना मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो फैक्टर है ही नहीं, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। और मैंने बोला है कि ना तो दो फैक्टर से कम हो, ना दो फैक्टर से ज्यादा हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो याद रखना कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा प्राइम नंबर आया वो क्या आया हमारा? 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक और बात हम कह सकते हैं 2 के बारे में, कि जो 2 होता है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे 2 के बाद में, वो सारे ओड नंबर्स होंगे। तो अकेला 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। तो अगर कोई आपसे पूछे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन हो और पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या ओनली इवन प्राइम नंबर, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो 2 ही आंसर होगा आपका। तो समझ आया प्राइम नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो नंबर्स मोर देन हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। तो अब हम कह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर की। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था 4। तो 4 कौन सी कैटेगरी में आता है? 4 आता है हमारा कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में, क्योंकि 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 और 4। तो ये तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये कौन सा नंबर हो गया? अब कंपोजिट नंबर हो जाएगा हमारा। ऐसे ही मैंने एक वैल्यू लिखी जैसे 6। अब 6 के फैक्टर देखते हैं 1 2 3, और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये कौन सा नंबर आ गया? कंपोजिट आ गया। 8 8 के फैक्टर 1 2 4 और 8। तो ये भी कौन सा नंबर आ जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, क्या, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कंपोजिट नंबर में। अब थर्ड वाली कैटेगरी बच गई हमारी
नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो ऐसे नंबर जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो अब फिर से हम 1 के ऊपर आते हैं। क्या हम 1 को कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है? अब कंपोजिट नंबर भी नहीं कह सकते 1 को, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इन नंबर्स के तो दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फिर से 1 फंस गया ये, क्योंकि 1 का तो अकेला एक ही फैक्टर है 1। तो अकेला एक फैक्टर है तो प्राइम नंबर भी नहीं है, अकेला एक है फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा फिर? 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर्स को हमने 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और थर्ड कौन सा है? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा गया है कि बिटवीन 1 to 50 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर। तो आप मैनुअली काउंट भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप याद भी कर सकते हो कि 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है। ऐसे ही 50 to 100, तो 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 प्राइम नंबर, 10 होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए? फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये याद रखना, अगर कभी कुछ सवाल ऐसा पूछा जाता है तो डायरेक्टली याद कर लो ताकि आपका टाइम भी बच जाए। अगला है रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ टू नंबर, सेट ऑफ टू नंबर्स या सेट ऑफ टू नंबर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो सेट ऑफ टू नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 1,3, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1, ओनली 1। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिलेटिवली प्राइम नंबर है। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं 9,25। तो अब इन दोनों में भी देखो 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है। ऐसे ही मैंने लिखा 7,9। तो इन दोनों में भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि 1 के अलावा और कुछ कॉमन है ही नहीं दोनों में। तो ये भी क्या कहलाएगा? एक रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो ये नंबर कहलाते हैं हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर। सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो इन दोनों नंबर का, ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर आपके ऑलवेज प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, बट आपस में 9 और 25 आपस में क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्योंकि जरूरी नहीं है प्राइम नंबर हो। 7,9 है, इसमें 7 तो प्राइम नंबर है बट 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, बट 7,9 बोथ आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ टू नंबर्स की, हम प्राइम नंबर की नहीं कर रहे हैं। इस तरह से एक नंबर और लिखा मैंने जैसे 5,7। तो अब ये दोनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, बट इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो 1 ही है। तो सेट ऑफ टू नंबर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन को तो फुलफिल करते हैं, तो हम ये भी कहेंगे ना फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो, ठीक है, याद रखना, रिलेटिवली प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और ना भी हो। बस आपको कंडीशन ये चेक करनी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आए, इसके अलावा और कोई कंडीशन चेक नहीं करनी आपको। प्राइम नंबर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक और टर्म होती है इसमें, जो होती है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर में क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंस होता है सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली प्राइम नंबर की बात करते हैं, हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम प्राइम नंबर देखेंगे, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। जब दोनों प्राइम नंबर होंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा?
1 ही होगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1 ही तो कॉमन होता है, इसके अलावा तो इटसेल्फ होते हैं। जैसे मैंने कोई भी वैल्यू लिखी 5,7, ये को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक तो प्राइम नंबर है और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, 1 है। इसके अलावा जैसे एक वैल्यू और लिखी मैंने 2,3, अब ये दोनों नंबर भी क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। ऐसी एक वैल्यू और मैं लिखता हूँ जैसे 9,3। तो अगर इस वैल्यू की बात करो तो एक तो ये इसी में पता चल रहा है कि 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो यहीं से ये को प्राइम नहीं होगा। ऐसी मैंने एक वैल्यू और लिखी यहाँ पे 7,14, तो यहाँ पे 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर के अंदर दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी है, और रिलेटिवली प्राइम नंबर में दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है। तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है कि उसमें प्राइम नंबर होता है, इसमें प्राइम नंबर होता है, और उसमें प्राइम नंबर नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वाली क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।